चलिए, good afternoon to all of you, and I hope I am audible and visible to online students also. We are here for the revision for September exams, and as agreed between all of us, हमारा main focus revision पे macro पे होना है सर. तो उससे पहले मैक्रो में अगर आगे जाएं, चैलेंज एरियाज क्या आ रहे हैं ये बताइए. सबसे पहले चैट ओपन है, बच्चे चैट पे बताएं. इधर आप लोग भी. एफडीआई एफपीआई वाला चैप्टर, ओके. उसमें क्या इशू आ रहा बेटा? उसके नोट्स हैं आपके पास? निकालो जरा बेटा नोट्स एफडीआई एफपीआई के. और बाकी आपका बेटा कुछ चैलेंज एरिया टैरिफ और नॉन टैरिफ वालों में? नॉन टैरिफ में ठीक है. आपका बेटा? हाँ. सॉरी, किसी किसी टॉपिक में ठीक है. आपका? मैं समझा नहीं बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? थोड़ा रुक रुक के आराम से धीरे से बोलो. चैप्टर 1 नेशनल इनकम, हाँ. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और वो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस वो वाला. ठीक है. जी जी जी. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला नहीं आता. ठीक है. ओके 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 ओके. इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ, टैक्सेस, मनी थ्योरी, ट्रेड नेगोशिएशंस. ऋषभ कह रहा है ईपीएल में बहुत से आंसर्स रहते हैं तो क्या करूं? मनी सप्लाई. ओके. मनी थ्योरीज एंड द डिफरेंट मनी थ्योरी. इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, काफ़ी कंफ्यूजन होता है. ओके ओके. जल्दी क्लिक नहीं हो रहे क्वेश्चंस. ओके ठीक है. फिजिकल पॉलिसी ठीक है. मोर और लेस इट्स फाइन, मैचिंग टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग विद ईच अदर. ये जूम वापस रीसेट हो गया. वो जूम लॉग आउट होके वापस ऐसे गोल गोल गोला घूम रहा है. बुक्स ले आए आप? कितनी लाए हो? वो जो गाड़ी में रखी थी वो निकाल ली तो दे दी नीचे भैया को. ठीक है, वो हो गई. उसके बाद इसमें से कुछ बच्चे बोल रहे, बोले पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस एनेबल्ड नहीं है. चैप्टर 7. चैप्टर 7 के तो मेरे ख्याल से किए हुए, उसमें बजट पेंडिंग था. बजट तो अपन सब डाल चुके हैं. गामा वाले बोल रहे हैं. क्यों? पब्लिक फाइनेंस के एक्सटर्नलिटीज और वो पब्लिक फाइनेंस क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं नहीं, उसने सर्च करा है पब्लिक, इसलिए ऐसा दिखा रहा है बेटा. वो सर्च हटाएगा तो दिखेगा ना. एक बच्चे का मैसेज था मेरे पास, बोले सर हमको वो नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. तो क्यों नहीं करे अपन ने? ये आपकी गलती है फिर. तो जहां तक बोलते तो वो चैप्टर जब कोर्स खत्म हो गया तो क्वेश्चन कैसे एनेबल्ड नहीं आ रही? एनेबल्ड करो अभी. पब्लिक फाइनेंस के जाके देखो कौन कौन से क्वेश्चंस बने. ये बोल घूम गया भैया वापस ये. Many of the chapter questions are not uploaded like fiscal function, market failure, national income. गामा बैच.
ये घर पे दे देना। ये ऑफिस में टेबल पे रख देना, एक बार चेक कर लेना। ये बैग में रखना नहीं, घर ले जाओ, भाभी को दे देना, उनको डॉक्टर को दिखाना है। ये वापस कनेक्ट हुआ है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार अप्रूव कर देना इधर से। अभी तो ठीक आ रहा है। किसके रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए यार? अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए क्या? शर्म नहीं आती क्या? को नहीं है, काय का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए ये बताओ? पूरा कोर्स पढ़ा दिया, सब अवेलेबल है। किस चीज का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए जायसवाल जी? अरे तो तू सुन तो सही आज का, तू हर चीज की रिकॉर्डिंग रख के क्या ही कर लेगा? इतना साल इतना लेक्चर लेके रखा, कौन सा पूरा तू देखा बेटा? लाइव सामने बैठा है तो भी रिकॉर्डेड की चिंता हो रही है। वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल थ्योरीज की बात करते हैं। छोटे छोटे कंफ्यूजन्स जो हों तो वो बताते जाना। भाई इधर भी रेगुलर वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज और मर्केंटाइल व्यू। मर्केंटाइल व्यू में यह था कि एक्सपोर्ट मोर एंड मोर फिनिश प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ओनली गोल्ड एंड रॉ मटेरियल। वो बोलते थे ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये था मर्केंटाइल व्यू गिवन बाय ग्रेट पावर। तो भैया बंद हो गया ये सब, अब फिर आ गया वो। कुछ आप उधर कर रहे हो तो इधर डिस्टरबेंस हो रहा है पूरा। हाँ तो इनको सबको ऑनलाइन भले लिंक है, लॉगिन कर लें, स्क्रीन की जरूरत नहीं, यहाँ तो दिख रही है बस। हाँ आप लॉगिन कर लो अगर आपको स्क्रीन देखनी है। वैसे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्वर्सेशन होना नहीं है अपना। तो सबसे पहला अपना सर मर्केंटाइल व्यू में था ट्रेड इज अ जीरो सम गेम गिवन बाय यूरोपियन मार्केट पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज, सेइंग वेदर something comes from us goes to you, something comes from you comes to us, goes together. हाँ या ना? तो इसके बाद आता था एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था कि आप एक में अच्छे, मैं एक में अच्छा। तो वहां पे एक दूसरे से कंपेयर करते थे कि जो गुड्स मैं नहीं बना रहा हूं और जो गुड्स मैं बनाने में एक्सपर्ट हूं उसका मैं आपसे 1:1 ट्रेड करके कर सकता हूं। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में यू आर गुड एट वन, आई एम गुड एट वन। कंपेरेटिव एडवांटेज यू आर गुड एट बोथ, आई एम नॉट गुड एट बोथ। बट वेन यू आर गुड एट टू आइटम्स यू विल बी बेटर इन वन आइटम, नॉट सो गुड इन अदर आइटम। सो जो नॉट सो गुड इन अदर आइटम को आप छोड़ रहे हो, वो जितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उससे ज्यादा का गेन मिले तो ट्रेड पॉसिबल है। हेलो, ये उनको इनका डाउट था कि इनका एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव में। अभी क्लियर है क्या मिस्टर अमन गंगवानी? गिव मी अ यस और नो। दैट इज वन। हाँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिस्टर थानी करवा लेंगे आज रिवीजन में। एक दो दिन आज और कल क्वेश्चंस ले लेते हैं जिन जिन के जो जो डाउटफुल इश्यूज है, पॉइंट्स है, और फिर जरूरत पड़ी तो पेपर कर लेना साथ में। पेपर मेरे को आज ही कोई बच्चा बता रहा था कि बोले वो सितंबर 24 के क्वेश्चन पेपर से मैच होता हुआ मॉक पेपर है आज का। आई डिडंट नो, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट यूनिट में कहीं कोई डाउट है क्या इंटरनेशनल ट्रेड के? उसमें 5 चीजें थी। इंटरनेशनल मर्केंटाइल व्यू, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, न्यू ट्रेड थ्योरी, और एक थी वो हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन थ्योरम।
जिसमें वो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी थी। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी मतलब कंटिन्यूस बेनिफिट, मैं जिस चीज का एक्सपर्ट हूँ वो बेचूंगा, आप जिस चीज के एक्सपर्ट होगे वो बेचोगे। इसके अंदर आखिरी में न्यू ट्रेड थ्योरी थी, जिसके अंदर एक बैंड वैगन इफेक्ट या नेटवर्क इफेक्ट वर्ड भी था। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करने पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है और डिमांड इतनी ज्यादा है कि इंपोर्ट भी कर रहे हैं। यूनिट 1 क्लियर? एनीथिंग एल्स इन यूनिट 1? इसमें आप जब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अगर किए होंगे तो वीट और क्लॉथ वाले क्वेश्चंस उन्होंने स्टडी मटेरियल में पीछे दिए हैं। उसमें विशेष तौर से ध्यान रखने लायक बात एक ही है, मैंने जब क्लास में आपको एग्जाम्पल करवाया था, मैं बोला था 1 घंटे में कितनी वीट बनेगी, और क्वेश्चन वहां पर ट्विस्ट करके दिया है उसने स्टडी मटेरियल में। कितनी वीट बनाने के लिए ऐसा कुछ उल्टा करके देखा, कितने घंटे लगेंगे एक वीट बनाने में, उसने उल्टा दिया है। तो उसको आप जरा ध्यान से करना। आप चाहो तो आपके स्टडी, आपके पास जो नोट्स अभी सामने उसमें लिख लो, रेफर स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। वो क्वेश्चन घर पे करना, गिनती के 4 क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल में, पर उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। गंगवानी जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेकंड वाले में लगेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज वाले में, कि मेरे यहां का सेकंड अच्छा प्रोडक्ट आपके बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो ही ट्रेड पॉसिबल है। ये फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट पे अपन आए थे टैरिफ्स पर। टैरिफ्स के अंदर कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई इशू? मिस्टर शॉन रॉय मार्टिस्ट, मॉडर्न थ्योरी और न्यू ट्रेड थ्योरी एक ही चीज थी, ये अलग अलग नाम थे। आप लोगों को पीडीएफ दी थी मैंने बोला था उसमें देखो, ये देखो मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जब लिखवाया था, ये आपके सामने। ये न्यू ट्रेड थ्योरी, और इसी को मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है। आपको तकलीफ स्टडी मटेरियल से नहीं हुई होगी, आपको तकलीफ सबसे ज्यादा पता कब हुई होगी? जब मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बैठे होगे आप। सर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा तकलीफ देते हैं। ऑन एन एवरेज अब पास हो रहे हो कि नहीं टेस्ट में तुम लोग? 50 आ रहे कि नहीं आ रहे? तो आ रहे ना, 50 60 65 के बीच में आ रहे ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक टेस्ट में स्टैटिस्टिक्स के एवरेज का आपसे अपने इंडिविजुअल स्कोर से क्या मतलब? आपको कितने आए थे? कौन सा टेस्ट था वो? 26 27, मतलब पिछले 2-3 दिन में हुआ है? ऐसा था क्या कोई टेस्ट कि जिसमें पास नहीं हुए? अभी अभी लास्ट के 2-4 में तो नहीं हुआ ना ये भाई साहब? जब 25 26 बोला, क्योंकि आज 27 28 या 29वां नंबर है। हम्म, 2 दिन पहले वाला टेस्ट था। मेरे को टेस्ट नंबर बताना, देखूंगा क्या खासियत थी उसमें। हम्म, ये जो पूछ रहा था बच्चा अभी क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस मॉडर्न और न्यू थ्योरी, शॉन रॉय ये रहा, हेक्सर रोलिन थ्योरी उसको मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, और फिर न्यू ट्रेड थ्योरी में जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों सेम है, दोनों नए जमाने की अप्रोच को लेके चल रहे हैं। हम्म, बताओ, टेस्ट देते देते नींद आ जाती है तो मैं क्या करूं अब उसका यार? तुम साले सारा दिन सब कुछ निपटाने के बाद आखिरी में सोने से पहले टेस्ट करते होगे। देखो ये ना कशिश, मैं आपको है ना बैच के शुरू से समझा रहा हूं, आप हमेशा जेनरिक चीज बोलती हो, मेरे को क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूं अब उसमें? मतलब क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे, अब मैं क्या कर सकता हूं क्लिक कराने के लिए?
मैं आपको टेस्ट दे सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं, और मैं बार बार बोल चुका हूं क्लास के अंदर कि जब जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चन का आंसर बैठ के उसी समय चेक करते हो। तुम 10 में से 8 बच्चे नहीं करते हो, मेरे को मालूम है। 10:30 बजे टेस्ट देना चालू करेंगे, 11:30 बजे टेस्ट खत्म होने को रहता है, नींद आ जाती तब तो। अब मैं सुबह देखूंगा, सुबह सब भूल जाते हो। ये तो गलती आपकी है। तो फिर प्रैक्टिस है मैडम। हाँ, अब सेकंड वाले यूनिट पे आता हूं। सेकंड वाला यूनिट क्या बोलता है बेटा? टैरिफ्स। टैरिफ बेसिकली क्या करते हैं? इंटरनेशनल प्राइस को चेंज करते हैं, इंटरनेशनल प्राइस को डिस्टर्ब किए बगैर इंपोर्टिंग कंट्री के प्राइस को इंपैक्ट कर देते हैं। सर, इंपोर्टिंग कंट्री के प्राइस को इंपैक्ट कर देते हैं, तो 100 की चीज अगर 50% टैरिफ लगा तो जिस देश में आ रहा है वहां 150 हो जाएगी। यस और नो? मुझे कोई शर्म नहीं है और कोई डाउट नहीं है, ये टैरिफ रिलेटेड मैटर अमेरिका का आपके अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो अमेरिका अगर 50% टैरिफ लगा रहा है तो हम कौन से टैरिफ लगा सकते हैं उसके जवाब में बताइए। अगर कोई देश हमारे सामान पर टैरिफ लगा रहा है तो उसके जवाब में हम क्या कर सकते हैं? यस, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ये ध्यान रखना, अगर किसी देश ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी मेरे गुड्स पे लगाई, तो मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, तो उसे क्या बोलूंगा? रेसिप्रोकल टैरिफ। बराबर। अच्छा, अगर इंडिया वाले अपने किसानों को बेनिफिट दे रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडियां दे रहे हैं, तो दूसरा देश हमारे ऊपर कौन से टैरिफ लगा सकता है? इंडिया का सामान जा रहा है अमेरिका और इंडिया अपने किसानों को अपनी जेब से पैसे दे रहा है, बोले तुम तो माल बेचो, पैसे हम देंगे, तो अमेरिका क्या कर सकता है हमारे ऊपर? हम सब्सिडी दे रहे हैं हमारे किसान को, गवर्नमेंट दे रही सब्सिडी, तो अगर अमेरिका टैक्स लगाना चाहे तो कौन सा इंपोर्ट ड्यूटियां टैक्स लगा सकती है? एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग? यही सवाल का जवाब चाहिए मुझे। एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग? काउंटर वेलिंग लगा सकते हैं। अच्छा, अगर से किसान लोग अपने जेब से नुकसान करके बेचने की कोशिश करें तो? है, एंटी डंपिंग लगेगी। बराबर, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर टैरिफ बहुत सारे प्रकार के थे। एड वेलोरम किसको बोलते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी जो था वो क्या था? पर यूनिट जो था। सबसे पहला पहला टैरिफ क्या था? स्पेसिफिक टैरिफ। दूसरा था एड वेलोरम। तीसरा था क्या? मिक्स टैरिफ में था क्या? प्राइस प्लस क्वांटिटी अमाउंट, या दोनों में से जो हायर हो? देख के बताओ। और कंपाउंड टैरिफ? दोनों साथ में, परसेंटेज प्लस फिक्स अमाउंट। यस और नो? ओके। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक टैरिफ में कहीं कोई डाउट हो आपको तो पूछिए। इधर अप्लाइड टैरिफ करके एक चीज आई है सामने इधर ऑनलाइन। अप्लाइड टैरिफ जो होता है उससे पहले बाउंड टैरिफ होता है। बाउंड टैरिफ मतलब खुद के लिए एक बाउंड्री सेट कर देना। हमारी बाउंड वर्ड से बाउंड्री निकल के आता है। आपके पास सबके पास नोट्स है ना अपने?
मैक्रो के, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। आपको चाहिए, आपने ऑन कर रखी है ना। तो सर बाउंड टैरिफ क्या है, खुद के लिए आप अपनी बाउंड्री एक्स्टेब्लिश कर देते हो। तो अप्लाइड टैरिफ क्या है, व्हेन यू अप्लाई अ टैरिफ बिलो द बाउंड्री, देखो लिखा हुआ है वहां पे, एन अप्लाइड टैरिफ इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन अ एमएफएन बेसिस। अ डब्ल्यूटीओ के मेंबर कैन हैव एन अप्लाइड टैरिफ फॉर अ प्रोडक्ट दैट डिफर्स फ्रॉम बाउंड टैरिफ। मतलब जो टैरिफ मैंने अप्लाई करा है विद इन द लिमिट्स जो हमने खुद ही डिसाइड करी है, तो वो क्या कहलाएगा, अप्लाइड। द टैरिफ विच आई अप्लाई विद इन माई बाउंड्रीज, बाउंड टैरिफ। ठीक है, इसके बाद एक टैरिफ रेट कोटाज। टैरिफ रेट कोटा के अंदर हिमांशु ये था कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक मंगाओगे तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपका टैरिफ बढ़ता जाएगा। तो टैरिफ रेट कोटा उसको बोलते हैं। ये आपको दिख जाएगा इधर, स्लैब बना दिया अप टू सम क्वांटिटी लोअर रेट एंड आफ्टर दैट अ हायर रेट, करेक्ट। ये टैरिफ रेट कोटा है। अब इसी के साथ साथ इंपोर्ट कोटा भी करके एक चीज थी, आपको मैंने कही थी। इंपोर्ट कोटा जो होता है वो आपको मिलेगा उधर जाकर, नॉन नॉन टैरिफ में मिलेगा। वहां एक लिमिट फिक्स है कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो समझना, टैरिफ रेट कोटा और इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट कोटा में सिर्फ क्वांटिटेटिव लिमिट है, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। इससे ज्यादा करोगे तो आपको टैरिफ लगेगा, तो वो किधर चला जाएगा फिर, टैरिफ रेट में। तो पहले अगर फिक्स कर दिया कि इस क्वांटिटी से ज्यादा मैं आने ही नहीं दूंगा, तो ये इंपोर्ट कोटा हो गया। टैरिफ रेट कोटा मतलब इतना मैं फ्री आने दूंगा, इसके ऊपर वाला जो आएगा वो फिर अलग अलग रेट्स लगेंगे। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अमन, आनंद नहीं, अमन और अमन को डाउट था। इसके बाद एक और है वर्ड, ये पूछ रहे हैं टेक्निकल टैरिफ क्या है। टेक्निकल टैरिफ वर्ड में अपन ने ये बात करी थी कि स्पेयर पार्ट्स पे और सारी कंपोनेंट्स पे अलग अलग, ये रहा, सारे कंपोनेंट्स पे अलग अलग तरीके से आप वो लगा रहे हो। ये पड़ा है टेक्निकल टैरिफ, स्पेयर्स पर अलग और मोटर्स पर अलग। बिकॉज क्या होता है, कई बार बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलाकर एक मशीन बनती है, तो हर मशीन का अलग अलग रेट है। तो आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले और आप ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा सको, तो टेक्निकल टैरिफ हुआ। हाँ, इसके बाद एक आता है एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ वर्ड का मतलब अनिकेत होता है, अनिकेत और अक्सर, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो प्रोडक्ट की वैल्यू चेन में, आपका इंपोर्ट ड्यूटी रेट बढ़ता जाएगा। डेवलप्ड कंट्री चाहती नहीं है कि सारा काम आप खुद करो, वो चाहती है काम ज्यादा से ज्यादा वो लोग करें। तो रॉ मटेरियल पे सबसे कम टैरिफ लगाएंगे वो लोग। जैसे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की तरफ बढ़ता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे इंपोर्ट ड्यूटी रेट बढ़ता जाएगा। तो नाम है एस्केलेटेड टैरिफ। एक बार पढ़ लो मेरे सामने स्क्रीन पे ये चीज। Structure refers to the system wherein the nominal tariff on imports of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs or raw materials. The tariff on a product increases as the product moves through the value added chain. जैसे जैसे प्रोडक्ट फिनिश गुड्स की तरफ आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी रेट बढ़ता जाएगा। बोलो साहब, क्लियर।
पढ़ लिया बेटा? नेक्स्ट, इसके बाद एक दो और थे। एमएफएन, एमएफएन मतलब क्या? मोस्ट फेवर्ड नेशन। इधर एमएफएन टैरिफ पढ़ के अपन ने क्लास में बात कर दी कि कंफ्यूजन आएगा कि वो एमएफएन रेट, बेसिकली एमएफएन क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब तुम्हारे देश की दोस्ती मेरे देश की दोस्ती से हो रही है, तो हम दोनों अपनी दोस्ती के कारण एक दूसरे को कम रेट चार्ज करते हैं। लेकिन जब तुम थर्ड यूनिट में गए थे तो वहां देखा था कि हर देश को एमएफएन ट्रीट करना है आपको, वहां पे एवरीबडी हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो एमएफएन टैरिफ यूजुअली बोलते हैं कम होना चाहिए, बट वो होता नहीं है, अब सब लोगों को साथ लगाना पड़ता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, सो टैरिफ्स विच यूजुअली अप्लाई टू अदर कंट्रीज, यू विल चार्ज टैरिफ लेसर टू योर कंट्रीज, दैट इज एमएफएन टैरिफ। जी, उसके बाद हाँ भाई, एमएफएन टैरिफ क्लियर? और क्या है इसके अंदर बताओ। एक आता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट होगा आपका सेकंड यूनिट का। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स मतलब कि दो कंट्रीज के दोनों एक्सपोर्टर इंपोर्टर आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अभी हम लोग नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे जब हमको रेट्स अच्छे मिलेंगे। सो एवरी कंट्री म्यूचुअली डिसाइड्स दैट वी विल नॉट एक्सपोर्ट इट राइट नाउ। तो ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स हो गए। इफेक्ट ऑफ टैरिफ का फोर्थ पॉइंट, जस्ट अ मिनट। इफेक्ट ऑफ टैरिफ का फोर्थ पॉइंट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, अब दो बार पढ़ाया था, फिर से समझा देता हूं थानी जी। जब आप टैरिफ लगाते हो तो प्राइस बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, और जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो डोमेस्टिक सेलर बोलता है जब बाहर का प्रोडक्ट 100 प्लस 50 150 में आ रहा है, तो मैं अपना 100 वाले प्रोडक्ट को 120 130 कर देता हूं, भले 150 नहीं करूं 130 करूं, तो मेरे को मेरी मार्जिन बढ़ती हुई दिखती है। मेरी बढ़ती हुई मार्जिन देख के मार्केट में दूसरे भी प्लेयर्स को लगता है यार ये प्रोडक्ट बनाओ, इसमें कमाई है। तो प्रोडक्ट की कमाई जब बढ़ती दिखती है तो नए सप्लायर्स आते हैं, मार्केट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ते हैं, तो इकोनॉमी को पुश मिलता है। ये है फोर्थ पॉइंट पाटीदार जी। हाँ, एम्बार्गो पे भी बात कर लेते हैं। एक वर्ड आता है एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ वॉर पे आ जाती है, तो जिस कंट्री के साथ वॉर हो रहा है वहां से पूरा ट्रेड रोक दिया जाता है। जैसे रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला करा तो पूरे यूरोप और अमेरिका ने उसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो बोले तो नो ट्रेड, नो ट्रेड नो ट्रांजेक्शन, बड़ा एक्सट्रीम मेजर है ये लिखा हुआ है लास्ट में एम्बार्गो। A total ban imposed by the government on the import export of some or all commodities to particular country or region for specified or indefinite period. एम्बार्गो उधर भी लगा था, कोविड में भी लग गया था एम्बार्गो। चाइना से सिर्फ जो काम की चीजें वो ले रहे थे, बाकी हम नहीं ले रहे थे। हम्म, ठीक है, चलूं आगे। यश वो करेंगे गामा बैच के न्यूमेरिकल्स जो अपने बच्चों में नेशनल इनकम के, वो मेरे को याद है।
उसमें मैंने आप लोगों को वीडियोस डाले थे, वो नहीं देखे क्या आप लोगों ने? मैंने बोला था जिन बच्चों को देखना तो वो देख लीजिएगा। नेशनल इनकम के शुरू से डाल रखे थे मैंने। जिसने देख लिए होंगे तो उसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए होंगे। अब आप इंतजार करो कि मैं ही पढ़ाऊं तो ठीक है, मैंने बोला था तो मैं करा दूंगा आप लोगों को। अगर आपके 4 दिन वो आ गए ना टेस्ट बीच में, 30, 31, 1, 2, पर मॉक टेस्ट से फायदा हुआ होगा मेरे ख्याल से, एक कंट्रोल आ गया होगा। इसके बाद था यूनिट 3 ट्रेड नेगोशिएशंस। ये ट्रेड नेगोशिएशंस में ये सबसे बोरिंग और वो है, रोतला चैप्टर है। इसमें मैंने आपको भी बोला था, आखिरी में पढ़ाया था, मैंने बोला था 5, 4, 1, 2 और उसके बाद 3 में पढ़ाया था। इसमें सिर्फ आप एक रीडिंग करके रखो, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है आपको। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स, सॉरी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कितने? 339 थे ना, अपन ने लिखा था वहां पे। कितने? 339 थे ना। थ्री 39 आरटी थे। एमसीक्यू था आज आरटीएस का ऐसा? यही था क्या कितने आरटीएस हैं? हाँ मैंने करवा के तो रखा था, मुझे ये ध्यान है। इसमें बोलो कि इसमें डाउट है, इसको कंफ्यूजन होता है ट्रेडिंग ब्लॉक, फ्री ट्रेड, कस्टम्स यूनियन और कॉमन मार्केट में। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यहां कहीं कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी। गैट और दोहा राउंड और ट्रिम्स। गैट जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इससे गैट खत्म हुआ और उसी के बाद उरुग्वे में जो डंकल एग्रीमेंट था, डॉक्टर आर्थर डंकल ने बोला था एक प्रिपरेटरी कमेटी बनाएंगे जिसमें डब्ल्यूटीओ बनेगा और सबका एक एक वोट होगा। तो गैट समाप्त हुआ, उसके बाद डब्ल्यूटीओ आया है। तो गैट के बारे में ये कहना था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। ट्रिम इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम मतलब अपन ने ये बात करी थी कि सर आप एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम उसके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं। मैंने आइकिया का एग्जांपल दिया था आपको कि अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको 30% लोकल रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जो बाद में उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल उस हिसाब से मिल नहीं रहा था। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेजर्स उसको बोलते हैं, ट्रिम्स। सॉन ये MRTS LK क्या होता है, ये कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम है। आप इसका मतलब मुझे समझाना चाहोगे तो मैं बता पाऊंगा। दीज काइंड ऑफ एक्रोनिम्स आई कांट एक्सप्लेन बेटा। उसके बाद क्या था? दोहा राउंड। दोहा राउंड में अपन ने सिर्फ इतनी बात करी थी कि कुछ ज्यादा एग्रीमेंट्स पे प्रोग्रेस हुई नहीं है।
ये आखिरी में था दोहा राउंड। आप लोग के इसमें लिखा भी हुआ है दोहा राउंड के अंदर की काफी सारी चीजें हैं, बट बाकी नॉट मच ऑफ द प्रोग्रेस हैज बीन डन। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड अपैरल अचीवमेंट्स में कुछ भी ज्यादा हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर ट्रेड, अभी मैंने जब क्लास पढ़ा रहा था तो भी बोला था, अमेरिका चाहता है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उनके प्रोडक्ट्स के लिए खोलें, जो कि हम एग्री नहीं कर रहे हैं। वो टॉम एंड जेरी की लड़ाई अभी भी चल रही है। इतने में मोदी जी जाके जापान से और वो चाइना से और रशिया से मिल लिए हैं। अब फिर से उधर से उनने ट्वीट करी है, मोदी मेरा दोस्त है, तो इनने बोला हाँ मैं आपका दोस्त हूं। मतलब बिल्कुल ये बच्चों जैसे ही लड़ रहे हैं अभी एक तरीके से। हम्म। जी, इसके अंदर और कुछ आप इसके अंदर ना जो स्पेसिफिकली इस पे ध्यान रखना, जो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं डब्ल्यूटीओ के, प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इन पे जरा ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, फ्रीयर ट्रेड। हम्म। एक मिनट। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को। मैं MRTS, LK, MPL, MPK ये मैं बता दूंगा कहां से है, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन बना चुका हूं, मुझे भी ध्यान नहीं है। इसमें और किसी में कोई डाउट है तुमको? सारे प्रिंसिपल्स में, फ्रीयर ट्रेड, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। कर्तव्य बाबू, इकोनॉमिक वर्सेस कस्टम्स यूनियन। ठीक है, आ जाओ। इकोनॉमिक और कस्टम्स यूनियन में एक बेसिक फर्क है। इकोनॉमिक यूनियन में आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉमन करके सिंगल करेंसी की तरफ जाते हो। इकोनॉमिक यूनियन ब्रिंग्स यू टू सिंगल करेंसी ऑल्सो। कस्टम यूनियन ओनली you have become one for the purpose of trade, your currencies will be different. Economic union means your currency will also become same. देखो आप स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने उस चीज को। कस्टम यूनियन और इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन में एक बेसिक फर्क क्या आएगा? ओके। ये वाला यूनिट क्लियर? नेक्स्ट यूनिट पे चलूं। अब नेक्स्ट यूनिट था फोर्थ यूनिट,
एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स। सर 4th और 5th यूनिट को बड़े अच्छे से करना, एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक रेट मिलता है फॉरेन करेंसी का या 2 रेट मिलते हैं? 2, बिड रेट और आस्क रेट। बिड रेट मतलब क्या? जिस पे आप खरीदोगे या जिस पे आप बेचोगे। ये रेट किसकी तरफ से बनते हैं? मतलब एक्सप्रेस किसकी तरफ से किए जाते हैं, बैंक की तरफ से या बायर सेलर की तरफ से? मार्केट में जो रेट रहता है $1 इज इक्वल्स टू 2 रेट निकलते ना ऐसे। कौन किस पे खरीदेगा बताओ? आप बिड रेट पे खरीदोगे या आस्क रेट पे खरीदोगे? मतलब अगर आपको डॉलर चाहिए, जैसे मेरे और तुम विदेश जा रहे हैं तो हम डॉलर लेने गए, तो बैंक जो रेट हमें देगा वो कौन सा रेट देगा, बिड रेट या आस्क रेट? आप सबके नोट्स ओपन करके देखो, नोट्स में क्लियरली ये मेंशन था, ये सारे रेट बैंक की तरफ से होते हैं। बी फॉर बिड, बी फॉर बाइंग, आस्क के अंदर एस, एस फॉर सेलिंग। तो तुम और मैं बैंक के पास गए तो बैंक हमें डॉलर बेचने वाला है या हमसे डॉलर खरीदने वाला है? बेचने वाला, तो कौन सा रेट लगाएगा, बिड या आस्क? बिड रेट। क्यों भाई? बैंक अपने को डॉलर दे रहा है, तो बैंक डॉलर खरीद रहा है, डॉलर बेच रहा है, तो वो सस्ता खरीदेगा या महंगा बेचेगा? महंगा बेचेगा, तो वो आस्क रेट पे देगा ना। और अगर बैंक आपसे मुझसे डॉलर ले रहा है, हम विदेश यात्रा करके वापस आ गए, तो बैंक हमसे डॉलर लेगा, तो कौन सा रेट होगा? बिड रेट होगा ना। हेलो, नहीं आया? तुम्हारे सामने अगर स्क्रीन खुली हुई है तो स्क्रीन पे देखो, मैंने बिड और आस्क ओपन करके रखा है। स्क्रीन ओपन करके रखो ना बेटा। यहां प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, बट मैंने स्क्रीन ओपन करके रखी है। ये क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, रूपी का अप्रिसिएशन मतलब डॉलर का डेप्रिसिएशन, और रूपी का डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर का एप्रिसिएशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। अगर मेरा रूपी अप्रिशिएट होता है तो क्या इंप्रूव होगा, एक्सपोर्ट की इंपोर्ट? मेरा रूपी अप्रिशिएट हो रहा है, इंपोर्ट। और अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा। यस और नो? एक बार स्क्रीन पे देखो, ये छोटा सा ऐसा बना रखा है कि नहीं आपने, $1 इक्वल टू 75 और 65 वाला है कि नहीं? हेलो। इसके बाद आप अपना क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच वी कैन यूज टू बाय 1 यूनिट ऑफ
फॉरेन करेंसी, ये डोमेस्टिक कोट डायरेक्ट कोट हुआ. इनडायरेक्ट कोट क्या हुआ? द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी विच यू कैन बाय विथ 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हाँ या ना? ओके. हमारे मार्केट में कितने रेट्स होता है? अच्छा, क्रॉस रेट क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज क्रॉस रेट? कम अगेन. When you do not have a direct currency rate with another country, then you take the third currency rate and try to find out the currency rate with your other country whom you want to trade. It's called cross rate. So X has a rate with Y but does not have a rate with Z. But Y has a rate with Z. So X का Y के साथ rate and Y का Z के साथ rate. Then you get X and Z का rate. So that is called cross rate. अच्छा, which court is called European court and which court is called American court? हाँ, ले लीजिए. Direct court is called European court. Indirect court is called American court. Hello. Got the idea? Hello. अच्छा, इसके अंदर और क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, how many rates of exchange that are fixed and floating? In which rate is better for international trade, fixed or floating? If my country wants to have, which rate is better to have a good international trade? Floating? Yeah, fixed. Because when you have a fixed rate, the buyer seller knows what rate will be there. There will be no fluctuations. So fix rate fixing को क्या बोलते हैं? पेग. याद है? पेग मीन्स रेट फिक्स कर दिया. व्हाट फिक्स? मतलब फिक्स करने का जो पेगिंग होता है उससे क्या बेनिफिट आता है? मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी को उसको जस्टिफाई करना है या नहीं करना है? चाइना ने अपना रेट फिक्स कर दिया, उसके बाद चाइना भूल जाता है या उसको जस्टिफाई करने के लिए रिजर्व्स मेंटेन करता है? फ्लोटिंग में क्या होता है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल या गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? In floating rates, is the government responsible to maintain a rate or it will be based on free force of demand supply? Yes or no? Okay. So when I fix a rate, I say I have established a peg. बराबर? Okay. मैंने एक मॉड्यूल में नई चीज थी लेकिन आपको पढ़ाई थी, सॉफ्ट पेग और हार्ड पेग. सॉफ्ट पेग मीन्स व्हाट? That whatever rate I have given, there is a some margin of fluctuation up and down. And hard peg, there is no margin of fluctuation. एक बार स्क्रीन पे डाल के रखा है, देखो, पढ़ के देखो जरा. वो क्वेश्चन से एनेबल कर दिए? सॉफ्ट पैक हार्ड पैक समझ में आया?
बराबर, फिक्स फ्लोटिंग। उसके बाद और क्या था? हाँ, अगर मैंने आज ही डॉलर खरीद के और आज ही ट्रांजैक्शन कर लिया तो कौन सा रेट लगेगा, स्पॉट या फॉरवर्ड? स्पॉट रेट लगेगा। लेकिन अगर आने वाले समय के हिसाब से मैं डॉलर ट्रेड कर रहा हूँ या फॉरेन करेंसी ट्रेड कर रहा हूँ, फ्यूचर का रेट है, तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, फॉरवर्ड रेट। वेरी गुड। अच्छा, अगर एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को करेंसी फ्लक्चुएशन से खुद को प्रोटेक्ट करना हो तो वो क्या करता है? स्पॉट नहीं करता, उसको पैसे ही 3 महीने बाद आने हैं, आज ही रेट वो ब्लॉक कर लेता है। तो रेट ब्लॉक करके अपने को करेंसी फ्लक्चुएशन से बचाने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं? हेजिंग। अच्छा, $1.65 से $1.70 हुआ है, तो ये रूपी अप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ ना, कि अप्रिशिएट हुआ? डेप्रिशिएट हुआ। वेरी गुड। होम करेंसी का अप्रिसिएशन मतलब फॉरेन करेंसी का, और फॉरेन होम करेंसी का अप्रिसिएशन मतलब फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन। इसको समझाना तो नहीं पड़ेगा, अब तो ये याद है ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है? डेप्रिसिएशन सर मार्केट फोर्सेस से होता है, और डिवैल्यूएशन इंटेंशनल होता है। यस और नो? अच्छा, रिवैल्यूएशन होके क्या होता है? करेंसी को अपवर्ड रिवैल्यू कर देते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन होता है। तो ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है, और डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस से होता है या इंटेंशनल होता है? इंटेंशनल होता है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं फॉरेन करेंसी मार्केट के? मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, या 24 घंटे? 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन। इसका कोई ऑफिस है? कोई ऑफिस नहीं है, ये लगातार चलता रहता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ या ना? ओके, इतना अपनी बात हो गई थी। इंडिया ने लास्ट डिवैल्यूएशन कब किया था? इंडिया ने लास्ट डिवैल्यूएशन कब किया था? 1991। कितना किया था? 19%। 1991 19%। यस और नो? बराबर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था स्टडी मटेरियल का, आपने शायद लिखा भी है, पेज नंबर 4.97 से लेके पेज नंबर 102 तक। ऐसा कुछ लिखा है? वो आपको पढ़ना है। उसमें इफेक्ट्स हैं सारे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो इम्पैक्ट, और ये क्लास में मैंने डिस्कस भी करा था लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, जहां जहां आपको डाउट्स थे। फिर आता है 5वां यूनिट, जिसमें एफडीआई, एफपीआई, ओएफडीआई थे। आइए वो भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। सर, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स के अंदर फॉरेन एड, फॉरेन एड मतलब दान, दान वापस करना है या नहीं करना है? सर, नहीं करना है। उसके बाद था डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। फिर इन्वेस्टमेंट्स थे दुनिया के एफडीआई और एफपीआई। कितने परसेंट तक का इन्वेस्टमेंट एफपीआई कहलाएगा? Up to what percent an investment will be termed under the category of FPI, foreign portfolio investment? 9.99, correct. The moment you touch 10%, FPI becomes FDI. Yes or no? Very good. Which of the two is going to stay for longer? FDI या FPI? D या P? D. Which one of them is not going to stay longer? FP. Which is called hot money? D या P? P, correct. Which will bring in employment, GDP, technology, collection of taxes, and everything? D या P? D. P is only here for financial gains. They will invest the moment. अच्छा, who is going to take interest in the management of the company? D या P? कंपनी में मैनेजमेंट में इंटरेस्ट लेकर डिसीजन मेकिंग में वो सब कौन करेगा? डी या पी? एफडीआई, करेक्ट।
कैटेगराइजेशन ऑफ एफडीआई के अंदर हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल क्या था? सेम लेवल, ऐसा हॉरिजॉन्टल हॉराइजन ऐसा होता है ना, तो जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो वही काम यहाँ आके चालू कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जो आप काम कर रहे हो उससे आगे का या उससे पीछे का काम आप यहाँ पे करो। तो आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, कार बेच रहे हो, अब आपने यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स चालू कर दिए, तो ये वर्टिकल हुआ। आप वहां कार बेच रहे हो, यहाँ पे भी कार बेच रहे हो, हॉरिजॉन्टल हो गया, बराबर। फिर चौथा था कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या था? इट वॉज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड यू कम एंड इन्वेस्ट मनी इन अ न्यू बिजनेस। हेलो, याद आया? एफडीआई, एफपीआई। ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट में क्या अंतर है? ऑटोमेटिक रूट बोले तो no permissions needed, straight away start working by fulfilling the conditions. Government route, first take the permission from us and then start working. Hello, okay, ये हो गया। डन। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओपी और ऑटोनोमस अकोमोडेशन ट्रांजैक्शन बता दीजिए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बीओपी बीओटी में बताया था, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। जब आप लोन बोरो करते हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो वो सब कुछ आपकी उस कैटेगरी में जाता है। ये बीओपी बीओटी का डायग्राम अक्षिता बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, देखो सामने बना कर रखा है। मैंने एक बैलेंस शीट ऑफ इंडिया बनाई थी। अर्श, ये मैं क्लास में पहले भी समझा चुका हूं, 1 साल 2 साल के लॉजिक से नहीं चलना है। एफडीआई एफपीआई लोन का जो पैसा है वो सब बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में जाता है, डेटर क्रेडिटर गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में जाते हैं, और टेंजिबल गुड्स का ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। हाँ या ना? ये चार्ट बना हुआ होना चाहिए तुम लोगों के पास, मैंने बनवाया तो था तुम लोगों को यूनिट 5 में। तो 5 यूनिट हो गए यहाँ पे तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रेड के। एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर मिलेंगे आपको। दे डू नॉट हैव अ लास्टिंग इंटरेस्ट, दे डू नॉट कंट्रोल द मैनेजमेंट, दे आर नॉट कंसर्न विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट इंटरफेयर इन डिसीजन मेकिंग। एफपीआई और एफआईआई सेम लॉजिक पे चलते हैं। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर होंगे एफडीआई में, वो काम कैसे करता है वो हमें सिखाएगा, बिल्कुल। आप सब बच्चों से बोलूंगा, आज जैसे हमने 5 यूनिट कर लिए, आज भी जाकर घर पर आपको लगता है कि इसमें कुछ और डाउट्स हैं, वो इकट्ठे करो। कल मैं आप लोगों के साथ अभी डिसाइड कर लेते, कल पब्लिक फाइनेंस ले लूंगा। पब्लिक फाइनेंस में 4 यूनिट है आपके। मार्केट फेलियर नहीं, सबसे पहला पब्लिक फाइनेंस की थ्योरीज, फिर मार्केट फेलियर और उसके रीजंस, फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी और उसके बाद बजट। ये 4 हैं, तो कल वो 4 कर लेते पहले। तो उससे कल पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड, अभी मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूं कि कल पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी साथ लेके बैठना, तो एक बार में पूरी सॉल्व हो जाएंगी। क्या बोलते हो? फिर उसके अगले दिन मनी थ्योरी ले लें। जमेगा नहीं जमेगा? जनता जनार्दन है ना, तो उससे अपना, हाँ कीन्स थ्योरी भी ले लेंगे ना बेटा, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। तो कल पब्लिक फाइनेंस ले लेते, बड़े बड़े पहले ले लो, 5 आज कर लिए, 4 कल कर लो, फिर मनी थ्योरी है परसों 3 यूनिट, उसके बाद फिर वापस नेशनल इनकम पे आ जाएंगे अपन। नेशनल इनकम को थोड़ा लंबा खींच लेंगे अपन साथ में, ताकि जिन जिन को क्वेश्चन करना तो क्लास में करवा दूंगा क्वेश्चन 2-4। करेक्ट? ठीक है, आज की बातचीत को रखते, टाइमिंग सही रहेगा यही वाला। शाम को तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी तुम्हारे रिविजन है ना। शाम को कौन कौन ले रहा है? मित्तल सर ले रहे हैं। शाम को कौन ले रहा है? एक तो अभिजीत सर ले रहे हैं। मेरा तो तुम ये फिक्स कर लो 12:30 से 2, यही सही है मेरे लिए, क्योंकि मैं आता हूं क्लासेस के लिए, यहीं से ले लूंगा। शाम को ऑफिस पे जाने के बाद मेरे से नहीं होगा। क्या? कब है टाइमिंग? मुझे नहीं मालूम, अभी मैंने लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, इसलिए मैंने पोल डाल दिया था। मैं 12:30 से 2 लूंगा आप लोगों का, ठीक है। आर्बिट्रेज निहारी का वो होता है जब मैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर प्राइस में डिफरेंस होता है फॉरेन करेंसी के,
तो वो लेके मैं इधर से उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने $1 इक्वल टू 70 दिया और कोई डॉलर दे रहा $1 इक्वल टू 72, तो मैं क्या करूंगा, एक जगह से डॉलर खरीद के दूसरी जगह बेच दूंगा, ऐसा। सो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड आई एंजॉय दैट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड arbitrage. So 12:30 to 2, let's keep it and keep it for next 3 days. Tomorrow we'll take public finance, next day we'll take money theories and then very next day we'll take national income. 3 दिन में, बराबर? ओके, चलो आज के लिए इतना ही, आगे की बात कल करते हैं।